जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके का कभी पूछा जाए आपसे कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है और ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, इसका वेट है इसका मास है 1 kg और ये 5 kg का एक ब्लॉक है और मैं यहाँ पे 36 न्यूटन का एक फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? 36 न्यूटन का। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 1 मीटर। सपोज ये 1 मीटर है और कह रहा है 0.2 मीटर दूर, कितनी दूर? यहां से 0.2 मीटर दूर एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पे टेंशन कितना है आपसे पूछ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इस रस्सी को ब्लॉक की तरह मानो और जहां टेंशन पूछे वहां तक का एफबीडी बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां तक का एफबीडी बना लो, सिर्फ यहां तक का P तक का एफबीडी बना लो। सिर्फ कहां तक का एफबीडी बना लो? P तक का। P की रस्सी उधर है तो इधर टेंशन लग रहा होगा इसकी तरफ, यही आपसे पूछ रहा है वो। ये 5 kg। अब जरा समझना, 1 मीटर का मास है 1 kg, है ना। यूनिफॉर्म रस्सी, ऐसा नहीं कहीं भारी कहीं हल्की है, ना ऐसा नहीं। या तो बोलेगा वो यूनिफॉर्म है स्ट्रिंग हमारी, और या फिर कुछ नहीं बोला तो भी यूनिफॉर्म मानना है, ठीक है। तो 1 मीटर 1 kg, तो 0.2 मीटर का मास होगा 0.2 kg। क्लियर है? तो ये हो गया 0.2 kg। तो ये पूरा ब्लॉक है, अगर आप इसको देखें तो ये 5.2 kg का बन गया। इस पर टेंशन लग रहा है और इसका कुछ ना कुछ एक्सलेशन होगा। लेट्स सी एक्सलेशन कितना होगा। एक्सलेशन तो पूरे का निकाल लेते हैं। एक्सलेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है? 36 न्यूटन लगाया हुआ है, डिवाइडेड में मास कितना है? 5 kg और 1 kg है 6, यानी कि एक्सलेशन आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन है 6। अब इस पर बराबर एम ए लगा दो, तो टी इज इक्वल टू एम ए, मतलब 5.2 इंटू 6। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? सो इट इज 31.2 न्यूटन। दैट्स इट, खत्म हो गया। ऐसे कहीं भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इतना क्लियर है? पहले बताओ, पक्की बात है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस जहां पूछा वहां का तक का एफबीडी बना दो। मैंने कहा था ना, जो फोर्स आपसे पूछ रहा है, जहां पे फोर्स आपसे पूछ रहा है वो एफबीडी में आना बहुत जरूरी है। यहां पूछा है तो यहां का टेंशन एफबीडी में आना बहुत जरूरी है, इसलिए यहां तक का एफबीडी बनाना पड़ेगा। या तो यहां तक का बना लो या ये वाला बना लो एफबीडी, दोनों से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो ये वाला बना लो या ये वाला बना लो। इसका आना जरूरी है क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है आपसे। फॉर एग्जांपल अगर इसका बनाते तो कैसे करते, ध्यान से देखना सब लोग। इसका बनाते तो कैसे करते? इसका बनाते तो आप कहते भाई देखो, इधर से तो लग रहा है 36, इधर से लग रहा है सपोज टी, यही टी मुझे निकालना है। एक्सलेशन आप सबको मालूम है 6 आ रहा है मेरा, ठीक है। ये अच्छा, ये है 0.2 मीटर था, ये बचा हुआ कितना है? 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर का हो जाएगा 0.8 kg मास, ठीक है। F बराबर एम ए लगा रहा हूं, तो इसमें फोर्स कितना है? ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि एक्सलेशन इधर है। 36 माइनस टी, F हो गया, ये हो गया फोर्स। अब एम ए लगा रहा हूं, मास कितना है? 0.8 और एक्सलेशन कितना है? 6, तो इट इज 4.8। 36 माइनस टी, तो T इज इक्वल टू 36 माइनस 4.8, दैट इज 31.2 आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो आंसर वही आ रहा है, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, चलिए भाई। ओके, बहुत ध्यान से अब समझने की कोशिश कीजिए जरा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए एक रॉड लटकी हुई है, रॉड है, इसका जो मास है वो दिया हुआ है 5 kg और इसकी जो लेंथ है वो सपोज L है। तो पूछ रहा है कि बताइए जो L/8 लेंथ पे टेंशन कितना होगा? किस पे? L/8 लेंथ पे। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब L/8 मतलब ये पॉइंट P है, तो P पर टेंशन पूछा है, तो यहां तक एफबीडी बना लीजिए आप, बस सिर्फ यहां तक एफबीडी बना लीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पोर्शन है, ऐसे ये पोर्शन है, इस पे बहुत ध्यान समझें। इस पे जो ये नीचे वाला पोर्शन जो है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा P पे, हाँ या ना? नीचे की तरफ। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये कितना टेंशन डेवलप इसके अंदर हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो L लेंथ का मास कितना है? 5 kg, तो यूनिट लेंथ का कितना आएगा? 5/L kg। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, तो L/8 लेंथ का कितना आएगा? 40/L kg। बोलो समझ आ रही है कि नहीं भाई? L की जगह L/8 रख दो भाई, 1 का इतना तो L/8 का कितना। क्लियर है ये चीज? इंटू L/8 करोगे, एक्सक्यूज मी, सॉरी, यूनिट लेंथ का इतना है 5/L kg, तो L/8 लेंथ का कितना होगा? 5/L इंटू L/8, तो आ जाएगा सॉरी 5/8 kg। अरे पक्का समझ में आएगी नहीं? क्लियर है ना चीज? L/8 भाई, L का है 5 तो L/8 का 5/8। पक्की बात है, समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका जो वेट लग रहा है इस पे नीचे वो लगा दिया मैंने, 5/8 kg था, तो मास का जब वेट में बदलेंगे तो mg आ जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50/8 आ जाएगा। क्लियर है? तो 50/8 नीचे लगा दो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? या इवन बात समझ रहे? अब यहाँ का टेंशन भी निकालना पड़ेगा, तो एक्चुअली ये ना थोड़ा ऊपर से इसको निकालने में थोड़ा टीडियस हो रहा है, नीचे से निकालना बहुत आसान होगा। इसको समझिए कैसे। नीचे वाले पोर्शन का वीडियो बना लीजिए, ऊपर वाले का मत बनाओ, इसमें 2-3 फोर्स लगाने पड़ रहे हैं। नीचे वाले का आसान है, निकल जाएगा इससे भी, लेकिन नीचे वाले से बहुत आसान है। देखना ये कितनी लेंथ बची हुई है भाई, देखो ऊपर वाली का मास कितना है? 5/8 kg, तो नीचे वाली का कितना आ जाएगा? 5 - 5/8 है ना भाई, पूरे का 5 है, उसमें से L/8 मतलब 5/8 हटा दो, तो 5 - 5/8,
तो इसका जो मास आ रहा है वो आ रहा है इफ है 35 डिवाइड बाई 8, क्लियर है, 35 डिवाइड बाई 8। तो इसका जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना लग रहा है 350 डिवाइडेड बाई 8, और ऊपर लग रहा है इस पर टेंशन T इस पॉइंट P पे, बस दैट्स इट। तो टेंशन बराबर 350 बाई 8, क्योंकि कहीं जा तो रहा नहीं है, लटका हुआ है ना, सिर्फ हैंग कर रहा है, तो टेंशन इक्वल टू 350 बाई 8 न्यूटन, दैट्स इट, क्लियर है। ऊपर वाले से भी कर सकते थे लेकिन उससे थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं यहाँ भी टेंशन निकालना पड़ेगा। यहाँ टेंशन कितना होगा, इतना टफ नहीं है, यहाँ जैसे टेंशन होगा कितना, भाई छत किधर खींचेगी इसको, ऊपर, भाई ये रॉड जो है छत को किधर खींच रही है, नीचे, तो रिएक्शन किधर लगेगा, रॉड पे, ऊपर, बात समझ आ रही है। तो हमें तो रॉड का एबीटी बना रहे हैं ना, तो रॉड पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, समझो। आप जैसे लटक जाओ कहीं तो आप छत को नीचे खींच रहे हो, तो छत आपको किधर खींचेगी, ऊपर, बिकॉज एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरीके से तो कितना, ये इसका मास है 5, तो 50 हो गया वेट, तो ऊपर से भी 50 लग रहा होगा तभी तो बैलेंस होगी, इस तरीके से। तो यहां से एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप, नीचे वाला बराबर ऊपर वाला, तो ऊपर वाला है 50, नीचे वाला कौन कौन है 50 बाई 8 प्लस टी, तो यहां से भी टी आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 8 कर सकते हैं, बट ये वाला ज्यादा आसान लगा मुझे। बोलो समझ आ रही है, तो इस तरह क्वेश्चंस भी मे भी आप फाइंड करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब अब आगे बढ़ेंगे, हम कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करेंगे। कौन सा मोशन स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है भाई। चलिए साहब कंस्ट्रेंट मोशन में एक बेसिक सी कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपकी बाइक पे बैठ जाऊं, मैं आपकी किस पे बैठ जाऊं, बाइक पे बैठ जाऊं, तो मेरा एक्सेलरेशन आपके बाइक के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं बाइक पे बैठा हुआ हूं। कंस्ट्रेंट मतलब, कंस्ट्रेंट में आपको और अच्छे समझा दो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप अपने, जब आप छोटे थे बचपन में, तो अपने मम्मी पापा से क्या बोलते थे, अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि पापा मुझे भी ले चलो बाहर, या मम्मी मुझे भी ले चलो बाहर, तो वो मना कर देते, नहीं ले जाएंगे, 2-3 बार मना कर देते। फिर आप जब ज्यादा कहते थे तो वो कंडीशन रखते थे आपके सामने, ठीक है लेकिन आप भागोगे नहीं, हमारे साथ साथ चलोगे, आगे नहीं भागोगे, पीछे नहीं भागोगे। अरे याद है कि भूल गए, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। तो वो बेसिकली कंस्ट्रेंट दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ मोशन करना है तो हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी। बोलो समझ में आएगी नहीं, क्लियर है ये चीज। तो आज कंस्ट्रेंट में हम एक्चुअली यही सब बातें पढ़ते हैं कि मोशन में क्या शर्त होती है, कि अगर मोशन करना है तो इसकी शर्त ये है, इसकी कंडीशन ये है। हमारे साथ कौन बोलेगा हमारे साथ, जैसे रस्सी है तो रस्सी बोलेगी अगर मेरे साथ मोशन करना है तो रस्सी से 2 ब्लॉक अटैच हैं, तो जितना पीछे वाला चलेगा उतनी आगे वाला चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, समझ लो, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बात समझ में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने रस्सी वाला। तो खैर, तो चलिए कंस्ट्रेंट मोशन में सबसे पहले हम वो कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे जो हमको यहां नहीं पढ़ना है, जो हमको क्लास 12 में पढ़ना होता है, बट यहां एक अच्छा सा फील आ जाएगा आपको, डोंट वरी। तो इसमें जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, इसे कहते हैं हम मिरर कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट है, मिरर। अब ये मिरर कंस्ट्रेंट यहां क्यों पढ़ा रहे हैं, मिरर का तो कोई मतलब नहीं होता इस चैप्टर में, लेकिन यहां से एक छोटा सा फील आपके लिए डेवलप होगा, डोंट वरी। अच्छा, ये भाई मेरा ऑब्जेक्ट है, ये भाई मेरी इमेज है, और ये मिरर है ना। मिरर से इमेज बनती है, आपको पता है, जितनी दूर ये होता है उतनी ही दूर ये होता है, आपको पता है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे या ऊपर भागे जितनी स्पीड से, तो इमेज भी उतनी स्पीड से ऊपर या नीचे भागेगी, ये तो आप सबको समझ में आती है बात। लेकिन अगर बहुत ध्यान सुनिएगा, और अगर ये इधर की तरफ भागे तो ये भी इधर की तरफ उतनी स्पीड से भागेगा, ये भी आपको पता है भाई। ऑब्जेक्ट भागे तो इमेज भी भाग के आएगी। लेकिन क्या हो अगर मिरर भी भाग रहा हो किसी स्पीड से, मिरर भी भाग रहा हो किसी स्पीड से, तो कैसे इस बात को हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहता कि मिरर तो रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इमेज की स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ऐसे समझ गए। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अब बताओ ये कितने से भाग रहा है। तो अब ये इतना आसान नहीं होगा, अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो शर्त है लेकिन यहां पे, अब जब आप पता करोगे इसकी स्पीड पता है, इसकी स्पीड पता है, तो इसकी कैसे निकालें, इसकी कैसे निकालें, मतलब क्या शर्त होगी ये बताओ। इन तीनों के मोशन में शर्त क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये चलेगा, ये भी चलेगा, और इसको चलना है, लेकिन इसका चलना किसी बात पर डिपेंड कर रहा है। अब वो शर्त मैं आपको बताता हूं, इसका चलना किसी बात पर डिपेंड कर रहा है। किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये इस हिसाब से चलेगा कि, बहुत ध्यान सुनिएगा, मिरर कहां होता है, दोनों के ऑब्जेक्ट और इमेज के मिरर कहां आता है, बिल्कुल बीच आता है। मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से चल रहा होगा, इमेज भी उसी स्पीड से चल रही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना, मानते हो कि नहीं, हमेशा, क्योंकि मिरर कहां है, बीच में। आपको पता है ऑब्जेक्ट इतनी दूर है मिरर से, तो इमेज भी गारंटीड उतनी ही दूर बनेगी, बोलो हाँ या ना। इसीलिए ऑब्जेक्ट मिरर के लिए जितनी तेज चलेगा, इमेज भी मिरर के लिए उतनी ही तेज चलेगी। कहने का मतलब कंस्ट्रेंट सुनिए, शर्त क्या है, शर्त क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर तो बीचों बीच पड़ रहा है, जितने से वो चलेगा उतने से ही वो चलेगा। लेकिन क्या कह सकते हैं आप, इसके साथ एक माइनस साइन और लगा दीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में आ रहा है मिरर के लिए, तो इमेज किस में जाती है, माइनस एक्स में जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे क्या है, पक्की बात है, बस दिस इज द कंस्ट्रेंट, और यहां से आप इमेज की वेलोसिटी फटाक से ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। लेट्स सी, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें, vo वेक्टर माइनस vm वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v इमेज वेक्टर माइनस vm वेक्टर। अरे रिलेटिव तो याद है ना,
पहला वाला माइनस दूसरा वाला, ये माइनस आ रहा है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वी मिरर इज इक्वल टू वीओ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आप देख लीजिएगा। इसमें साइन का ध्यान रखना है, जो आगे वो प्लस, जो पीछे वो माइनस। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं भाई? वेक्टर में तो आप जानते हैं साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीएम वेक्टर है, अरे पक्का समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो ये इससे ये आ जाता है। वैसे आपको तो बस ये याद रखना है, आप 1 मिनट में खोल लोगे इसको, है ना? जो जो दिया उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या दिया है? वी ओ पता है, यहां रख दो, और वी एम पता है, यहां रख दो दोनों जगह, तो वी आई आ जाएगा। पर दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इसे भी याद रख सकते हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा समझिए क्यों अच्छा है ये इतना ज्यादा। देखो मिरर हमेशा बीचों बीच रहता है। मिरर का रहता है बीचों बीच। बीच का मतलब एवरेज जैसा कुछ। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो उधर और मैं बीच में, मतलब एवरेज दोनों का। इस तरीके से मानो पोजीशन के मामले में। पोजीशन के मामले में मिरर क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज का एवरेज है बीचों बीच। तो देखो एवरेज निकाल लो जरा। इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? वीओ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। जो इन दोनों का एवरेज आएगा वही मिरर की वेलोसिटी होगी। दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, इसको दिल पे मत ले लेना कि अच्छा एवरेज एवरेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, वैसे अगर थोड़ा सा डीप में बात करूं तो ऐसा है, लेकिन आप लोग उसको मत समझो, आपको तो ये कंस्ट्रेंट समझना। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब जो लोग चल रहे हैं उनमें आपस में कंडीशन क्या है। मम्मी एंड पापा बच्चे से कह रहे हैं भाई इस हिसाब से चलोगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना छोड़ो फिर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंस्टेंट एक कंडीशन होती है, एक रिलेशन होता है इनकी वेलोसिटीज के बीच में, एक्सेलरेशंस के बीच में और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एक और बात, जो कंस्टेंट वेलोसिटी के लिए सच है वही कंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सच होगा। भूलिएगा नहीं इस चीज को, लिख लीजिएगा कि जो कंस्टेंट वेलोसिटी के लिए सच है वो पोजीशन के लिए भी सच होगा और वो एक्सेलरेशन के लिए भी सच होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से ये आ जाता है और इसके डिफरेंशिएशन से ये आ जाता है। दैट्स इट। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये था मिरर कंस्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहाँ का नहीं है ये चीज। ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ाई जा रही है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें फिर वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो वी मिरर कितना रख दिया मैंने? आगे की तरफ 5 है तो +5, वी मिरर की जगह +5। वी ऑब्जेक्ट +2, वी ऑब्जेक्ट कितना? +2 प्लस वी आई वेक्टर अपॉन में 2, तो 5 2 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 प्लस वी आई वेक्टर। सो वी आई वेक्टर कम्स आउट टू बी 10 - 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। मजे की बात समझिए, इमेज मेरी इधर नहीं आ रही, इमेज मेरी उधर जा रही है, इमेज मेरी उधर जा रही है। कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, भरोसा करें इस पे, कोई भी इसमें इफ एंड बट ना लगाइएगा। परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट एकदम बढ़िया एकदम आंसर है। क्लियर है ये चीज? चलें आइए अब हमें पढ़ने हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स और हम स्ट्रिंग से शुरू करेंगे। या एक काम करें, पहले हम कुछ लेंथ कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। चलिए लिखिए, फटाफट से लिखिए रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स। ये भूलिएगा मत मिरर वाला। रिजिड बॉडी थोड़ा छोटा है, इसको जल्दी से खत्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे स्ट्रिंग पे। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट को समझिए जरा। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या कहता है? देखो रिजिड बॉडी के बारे में आप क्या जानते हैं? फॉर एग्जांपल सपोज की जैसे एक रॉड है, जैसे ये क्या है? एक रॉड है। बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये एक रॉड है, रिजिड बॉडी है। मतलब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी कोई भी है तो उस पर आप 2 पॉइंट बना दीजिए, उनके बीच की डिस्टेंस कभी बदलने वाली नहीं है, रिजिड है ना? अब जैसे कोई आप इलास्टिक बॉडी होती है, इलास्टिक बॉडी को आप खींच देते तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बदल जाती है, तो वो रिजिड नहीं है। रिजिड बॉडी का मसला समझिएगा बहुत ध्यान से। सपोज करिए, याद कीजिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जैसे दो पॉइंट हैं, इसकी वेलोसिटी इधर है v1 मान लो, इसकी वेलोसिटी इधर है v2 मान लो, ये θ1 पे है और ये θ2 पे। याद आ रहा है? कुछ भूल चुके हो? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इसे कंपोनेंट करना सिखाया था। इधर की तरफ कर दीजिए v1 cos θ1, इधर की तरफ कर दीजिए v2 cos θ2, इधर की तरफ कर दीजिए v2 sin θ2 और इधर की तरफ कर दीजिए v1 sin θ1। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अब याद करो, मैंने बताया था ये तो आपकी गर्दन को घुमाने में, नेक रोटेशन के लिए काम आता है, ओमेगा प्रोवाइड करता है, घूमने वाली चीज के लिए काम आता है। तो अभी मुझे घूमने वाले से मतलब नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा, कंपोनेंट कर ही लिए, तो इस वाले कंपोनेंट से मतलब है, तो बाकी सबको मिटा ही देता हूं मैं। ठीक है, मुझे किससे मतलब है? सिर्फ इन वाले कंपोनेंट से। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर ये दोनों पॉइंट्स किसी रिजिड बॉडी पे हुए, किस पे हुए? रिजिड बॉडी पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी बदलने वाला नहीं है। और उस वक्त मैं कह सकता हूं इसका मतलब जितने से ये पास आ रहा होगा उतने से ये दूर जा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल ही नहीं सकता। अगर ये बड़ा हो जाता तो डिस्टेंस कम हो जाती, अगर ये बड़ा हो जाता इससे तो डिस्टेंस बढ़ जाती। लेकिन मैं कह रहा हूं रिजिड बॉडी पे दोनों पॉइंट्स, तो डी बदलने वाला नहीं है। मतलब जितना v1 cos θ1 होगा उतना ही v2 cos θ है। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनकी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम आती हैं। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, इसके अलोंग जो ये आती हैं वेलोसिटीज, ये दोनों क्या होती है? हमेशा सेम होती है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है ये। किसका कंस्ट्रेंट है? रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है। भूलोगे तो नहीं? तो क्या है?
the components of velocities of 2 points on rigid body along the line joining them are equal। ये है कंस्ट्रेंट, खत्म हो गया रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। आइए क्वेश्चन में समझिए ध्यान से, बिल्कुल यही चीज कराऊंगा लेकिन क्वेश्चन में समझिए। सपोज कीजिए दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा एंड दिस एंगल इज गिवन एज, वैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर ये अल्फा है तो ये 90 हो जाएगा। ये अब ये रॉड जो फिसल रही है, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई रॉड रख दो तो फिसल सकती है, जैसे है ना, लेडर समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो कहा कि ये वाला जो पॉइंट है ये किधर जा रहा होगा, सोचो। अगर रॉड फिसलेगी तो देखो पहले ऐसे थी, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिसलती जा रही है, देखो है ना। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट किधर किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, और ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, आगे की तरफ। भाई इसको देखो, बॉटम को तो किधर जा रहा है, इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसके पास वेलोसिटी किधर है, इस वाले पॉइंट को नीचे की तरफ है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे पक्का समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है ये चीज? पक्की बात, बहुत बढ़िया। चलिए ये वॉल है और ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये वेलोसिटी v है, v इज गिवन, ये v है, सो ये वेलोसिटी कितनी है? क्वेश्चन लिख लिया होगा, आई थिंक समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। ये वेलोसिटी अगर v है तो ये कितना है? अब जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे भाई। क्या रिजिड बॉडी है? बिल्कुल है। रॉड है तो रिजिड बॉडी है भाई। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या कहता है? 2 पॉइंट हूं, 1 और 2 पॉइंट दिखे आपको फटाक से दिखे, ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, उनका अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट करो। क्या करो? अलोंग द लाइन कंपोनेंट करो। अच्छा बताना, ये अल्फा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। मानते हो कि नहीं? ये कितना एंगल हो गया? 90 माइनस अल्फा। तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, जो ध्यान से देखिए, ये v है और ये कितना एंगल है? 90 माइनस अल्फा। तो कंपोनेंट कितना आएगा इसके इधर की तरफ? v cos 90 माइनस अल्फा, है कि नहीं? सपोज मैं इसको बीटा बोलूं, बीटा तो आप कहोगे v इधर है तो v cos बीटा ये हो जाएगा। बस बीटा की जगह क्या है? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट कर लिया। अच्छा भाई इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v डैश, जो मुझे फाइंड करना है, अच्छा ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है तो मैं इसके भी कंपोनेंट करूंगा, ध्यान से देखना। ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा, तो इसका ये आएगा v डैश कॉस अल्फा। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? v डैश का कॉस अल्फा। भाई देखो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द लाइन और एक उसके परपेंडिकुलर। बोलो समझ आएगी नहीं? ऐसे इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे यहां सिर्फ किससे मतलब है? रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में सिर्फ किससे मतलब है? अलोंग द लाइन वालों से मतलब है, मुझे परपेंडिकुलर वालों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उनको देख ही नहीं रहा हूं। बात समझ में आएगी नहीं? मुझे जरूरत ही नहीं है देखने की, तो मैंने सिर्फ इन वाले कंपोनेंट्स को देखा। तो बस मैं यहां से ये कह सकता हूं बाई रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट आरबीसी। क्लियर है? v cos 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू v डैश cos अल्फा। cos 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा, तो इट इज v sin अल्फा इज इक्वल टू v डैश cos अल्फा, और यहां से v डैश आ जाएगा v tan अल्फा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात पक्की है? अरे पक्का समझ में आ गया कि नहीं? अरे क्लियर है क्या? पक्की बात, बहुत अच्छी बात है भाई। मिटा दो इसको। चलिए साहब, तो तुम्हें रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट समझ में आ गया कि अच्छा कभी भी रिजिड बॉडी पे इस तरह की चीजें हो तो ऐसे ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। चलिए साहब आइए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, मैंने इसको ऐसे करके फेंक दिया, बिल्कुल सीधे सीधे मैंने इसको ऐसे करके फेंक दिया, जैसे समझ गए ना। अब इसमें 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इनको मिलाने वाली लाइन होगी। ये क्या होगी? इनको मिलाने वाली लाइन, या किसी भी ओरिएंटेशन में ले सकता हूं वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान सुनिएगा, इस ओरिएंटेशन में ले लीजिए, बिल्कुल इसके पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल ले लीजिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। किसी वक्त मैंने देखा, खैर ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ अलग पॉइंट लीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। किसी वक्त मुझे पता चला इसकी जो वेलोसिटी है ये इधर की तरफ है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इधर की तरफ होगी, क्योंकि मैंने ऐसे करके फेंका इसको, मतलब ऐसे था तो ऐसे फेंक दिया सिर्फ, तो ये ऐसे करके जा रहा है। क्लियर है चीज? बात समझ आ रही है? मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, देखो जो हम कर रहे हैं वो सही क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही तो होगा, क्योंकि ऐसे फेंका तो वेलोसिटी तो दोनों की पैरेलल होंगी। ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये v है तो ये भी क्या होगा? v। बोलो बात समझ में आ रही? तो सीधी बात है, हर पॉइंट v से चल रहा है, मैंने v से फेंका है तो इसको हर पॉइंट कितने चल रहा है? v से। तो इसका कितना कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ? v cos थीटा, और इसका भी कितना आएगा? v cos थीटा। तो देखो जो मैं कह रहा हूं वो बात हमेशा सच है। बिकॉज अलोंग द लाइन कंपोनेंट क्या रहे हैं? सेम, इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, इसलिए अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। बोलो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट समझ में आ गया? क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? पक्की बात है। जहां भी रिजिड बॉडी दिखी आपको, जहां भी, एक आधी जगह दिखेगी, ज्यादा दिखेगी नहीं, तो इसलिए एक क्वेश्चन हमने इसका करा दिया, खत्म हो गया रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। जो भी रिजिड बॉडी है उसमें 2 पॉइंट दिखे, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी दिखी, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। किधर करें कंपोनेंट? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, और वो कंपोनेंट क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो हम कह देंगे कि रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया हमने, और हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो पक्की बात है ये? क्या मैं इसको लॉक कर दूं? चलिए साहब, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट खत्म होता है।
चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं, अब हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बात करते हैं भाई। किस पे बात करेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भाई? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे। तो आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगे, बट डोंट वरी